प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों के बीच हिंदी का जो है VVA B.Ed एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उनका VVA ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो वैसे आप लोग के लिए जानकारी के लिए बताते हैं कि सभी भाषा का जो जननी है ना, वही होगा हिंदी आदि की भी जननी। तो सभी भाषा का जननी किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, संस्कृत को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी भाषा का जो है जननी संस्कृत ही है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ये भी जानते हैं। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा का जब बात करें तो ये जो लिखी जाती है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे। ये बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा स्पेशल है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। आप लोग जानते हैं 343 से लेकर के 351 तक जो है इसमें भाषा का ही बात किया गया है, हिंदी भाषा का ही बात किया गया है। अपना लोग का जो संविधान है उसमें 343 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा पर ही बातचीत किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कि अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था संविधान में, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे अभी हम बता देंगे। ये जो हिंदी दिवस जो है ना 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये आप लोग कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, और किस विषय का चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है। कहने का अर्थ है कि ब्रज भाषा कहाँ पे बोला जाता है, केंद्रीय क्षेत्र ज्यादातर ब्रज भाषा कहाँ पे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में क्या इसका राइट आंसर होगा, तो ये ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। राइट आंसर इसका मथुरा ही होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे जो है वर्णों की कुल संख्या पूछा गया है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो अपना लोग जानते हैं कि वर्णों की कुल संख्या 52 है, लेकिन अब एक नया जुड़ गया है इस लगा करके, यानी कि अब जो आप लोग को टिक करना है 53 में टिक करना है कि निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 53 है। तो एक जो नया आप लोग अपना लोग जानते हैं कि पहले से 52 था, ये जो नया वर्ड है ये जुट गया है। अभी जो लिखे ये जो नया वर्ड है ये जुट गया है। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये 53 हो जाएगी। चलिए, और स्वरों की संख्या 11 याद रखिएगा, और व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए और आप लोग को याद भी होगा। लेकिन जब भी हिंदी वर्णमाला वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 53 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, तालु से बोले जाने वाले व्यंजन को यहाँ पे चुनना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। चौछा जो है ना ये तालु से बोला जाता है, चौछा। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। चौछा बोले ना, चौछा का पूरा जो है खाट ये तालु से ही बोला जाता है। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग अपना
राय जरूर पेश कीजिए, कमेंट में अपनी राय भी भेजिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, लुंठित ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे बताया गया है और क्वेश्चन किया गया है कि लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो बताइए प्यारे भाइयों कि लुंठित ध्वनि कौन सी है। प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शन है, बताइए लुंठित ध्वनि कौन सी है। लुंठित ध्वनि र को कहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये र हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि क्या कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जानते हैं, य र ल व, य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसी में जो र हो जाएगा, र को लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वैसे व्यंजनों की संख्या कितना बताया गया था? 33, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो भी 25 के साथ जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन जो भी 25 के साथ जाएंगे उसका ही सही होगा, क्योंकि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। जो भी 25 के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है बताइए। 4 ऑप्शन है, स्व, म, छ, प। लेकिन देखिए आप लोग जानते हैं कि स्व स्व जो है ना 3 है स्व, तालम स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व। तो ये दंत स्व ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा गया है निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत स्व, इसको कौन सा स्व कहते हैं? तो दंत स्व कहते हैं। इसका राइट आंसर ये ए ही हो जाएगा। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला सवाल अब देखना है 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, जाकर के देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में जो है ना प्र उपसर्ग है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उपसर्ग शब्द शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। चलिए प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आप लोग बता सकते हैं कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण में भी प्र हो जाएगा। प्रमाण हो गया, प्रमाणित हो गया, प्रणाम हो गया, इस सब में प्र ही लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दीर्घही प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि सभी वर्ड का उच्चारण करना है, सभी शब्द का उच्चारण करना है और दीर्घही किसमें नहीं सुनने को मिलता है ये आप लोग बताइए। नाली, मंडली, नगरीय, यह कहा गया, टोकरी, सभी में दीर्घही किया गया, लेकिन नगरीय शब्द जो है इसमें जो है दीर्घही नहीं, नगरीय यह कहा गया, यह दीर्घही यो, यह, इसीलिए यही यही जो है सही हो जाएगा। नगरीय शब्द जो है इसमें दीर्घही प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलिए ये जो है ये सही हो जाएगा, नगरीय। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आप लोग बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईया हो जाएगा, रसोईया। सुनिए गौर से, रसोईया, रसोईया ईया हो जाएगा, यानी कि ईया बी नंबर में है, यहाँ पे ईया दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ईया हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। हर सही या का ईया हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग अपना जो है राय जरूर साझा करें। रसो जोर, रसोई जोर ईया हो जाएगा ना, रसोईया, ईया ही सही जवाब होगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औपचारिक इक कहलाता है। हर्षई को कहे या दीर्घही को, देखिए दो ठो आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल मीनिंग यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। दीर्घही को या हर्षई को या अ को तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो है दिमाग लगा करके और स्थिर से जवाब आपको देना पड़ेगा कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बताइए प्यारे दोस्तों कि औपचारिक में हर्षही को लगाएगा, इसका ही राइट आंसर हो जाएगा हर्षही को, इक।
चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्यता जो है ना, कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। ये आप लोग जानते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 है। तो मनुष्यता जो हो जाएगा ये भाववाचक हो जाएगा। चलिए, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, मिठास, ये आप लोग याद किए हैं व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, तन शब्द में कौन सा लिंग है? तन शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पे लिंग निर्धारण करने के लिए बोल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभय लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं और उभय लिंग होगा नहीं, या होगा स्त्रीलिंग या होगा पुल्लिंग। तो तन शब्द जो है ये शब्द होता है, बताइए आप लोग क्या होता है? तो तन शब्द जो हो जाएगा ना यहाँ पे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। तन शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? यानी कि कहने का अर्थ है कि कारक आप लोग पढ़े हैं, कारक में 8 भेद है। तो उससे सेम से किसका चिन्ह है? और से है चिन्ह लेकिन अलगाव का भी वे बोध कराता है। तो वे बताइए अलगाव किसमें बोध कराता है? करण, वैसे करण का भी से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन अलगाव का जो बोध होता है ये अपादान कहलाता है। अपादान का भी यहाँ पे चिन्ह जो है ना से ही होता है, लेकिन अलगाव का चिन्ह कौन कराता है? पूछ दिया है अलगाव। अधिकरण में पर होता है, कर्म में कर्ता ने कर्म को होता है, और अपादान में से होता है। यही अलगाव या जुदाई का ये काम करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें भाववाचक कौन नहीं है? सोना, खुशी, मनाही, ईमानदारी। खुशी, मनाही, ईमानदारी ये सभी तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोना, सोना तो नहीं है। सोना गहना को कहते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। राइट आंसर ए, सोना। चलिए ये सभी तीनों जो है ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कि यमुना किस प्रकार की संख्या है? यहाँ पे मिस प्रिंट है, संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना जो है ये नाम है। आप लोग जानते हैं कि नाम को कौन सा संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, भाववाचक होगा नहीं, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है, क्या होगा? ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। यमुना कह दे, गंगा कह दे, ब्रह्मपुत्र कह दे, सोन नदी कह दे। नाम जिसमें आपको नाम दिया रहे वे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो? मजा आ रहा है इस टेस्ट बुक को देने में? तो आप लोग कमेंट अपनी राय अवश्य शेयर करें प्यारे दोस्तों, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों, इसीलिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए उत्तम पुरुष ये कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम के लिए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष जो है ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, जान लीजिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बोले ना, और अन्य पुरुष। बोलने वाले को ना उत्तम पुरुष कहते हैं, ये पुरुषवाचक हो जाएंगे, और सुनने वाले को मध्य पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष जो हो जाएंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, आप भला तो जग भला शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे बताया गया है, कहावत लिखा गया है कि आप भला तो जग भला शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक, आप जो है ना यहाँ पे आप, मैं, स्वयं, ये सब जो है निजवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। आप भला तो जग भला, ये निजवाचक जो है ना सर्वनाम आ जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब यही होगा,
निजवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक, प्रश्न कौन सा चिन्ह है जो प्रश्न को दर्शाता है? सो, कौन, जो, कोई, ये सब तो नहीं है भाई, लेकिन कौन है। ये सो, कौन, जो, कोई, इसमें कौन पे डॉट है, ये कौन है प्रश्नवाचक, डॉट नहीं है। 101% कौन ही इसका राइट आंसर होगा। ये कोई जो है ना अनिश्चयवाचक है, ऐसे कहा जाएगा कोई आ रहा है। ये जो है ना ये संबंध है, संबंध बोधक। ये सो भी है संबंध बोधक। तो कौन बचा? 101% राइट आंसर हो जाएगा कौन। चलिए अगला सवाल देखिए, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? अभी तुरंत बताए हैं कि जो शब्द जो है ना, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द जो है ना ये संबंध को दर्शाता है, तो इसीलिए इसका 101% राइट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। जो, सो, ये सब जो है ना ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और वीडियो को भगाइए मत, स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, कोई भी सवाल मिस न हो। चलिए, कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, अभी तुरंत बताएं कि कोई आपसे मिलने आया है। भाई कौन है जो हमसे मिलने आया है? नाम पता मालूम नहीं है, कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है मिलने? ये हो जाएगा, बताइए आप लोग। अब आप लोग कमेंट में भी तो बता दीजिए, संबंधवाचक होगा या अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा या प्रश्नवाचक। तो ये अनिश्चयवाचक होगा, अभी तुरंत बताएं। इसका राइट आंसर अनिश्चयवाचक। अगला सवाल, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है ना वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना, कृतवाच्य, भाववाच्य और एक वाच्य है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। 1 नंबर में हो जाएंगे, ये वाच्य यहाँ पे बताया गया है कि 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहां पढ़ा नहीं जाता, तो बताइए कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? पहले है ऑप्शन में भाववाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य या कृतवाच्य होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो गलत जवाब है। लेकिन यहाँ पे यहां पढ़ा नहीं जाता, ये तो भाववाच्य, भाव प्रकट कर रहा है कि यहां पढ़ा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। इसका 101% राइट आंसर भाववाच्य ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पहले समझ लीजिए वाक्य को कि सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि गीत खत्म नहीं हुआ है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण, पूर्ण का अर्थ हुआ जब गीत गा दिया, काम खत्म है। आसन्नभूत या अपूर्णभूत, ये अपूर्णभूत हो जाएंगे, पूर्ण तो हुआ नहीं। सुरेश गीत गा रहा था, अपूर्णभूत हो गया, ये राइट आंसर इसका भी हो जाएगा अपूर्णभूत। चलिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला सवाल देखिए, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? फिर वही क्वेश्चन उठा करके दे रहा है, राम खाता होगा, यानी कि राम खाया नहीं है, पूरा उसका काम पूरा नहीं हुआ है, राम खाता होगा। ये जो है ना ये संदिग्ध में बताया जाएगा, संदिग्ध भूत होगा, ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएंगे कि राम खाता होगा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि राम खाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएंगे। अंदाजा का काम जहां पे हो ना वहां पे संदिग्ध वर्तमान होगा। आगे देखिए, आदमी बनना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ, यानी कि आदमी बनना, ऑप्शन है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो यही ना राइट आंसर हो जाएगा कि अच्छा व्यवहार सीखना। अपना लोग के गाँव घर में क्या कहता है बूढ़े व्यक्ति,
बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे भाई आदमी बन जो, आदमी बन जो, बोलता है ना, आदमी बन जा। ये अच्छा व्यवहार सीखने के लिए बोल रहा है। आदमी, आदमी बनना का मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अच्छा व्यवहार रखना या अच्छा व्यवहार सीखना। आंख खुलना, मुहावरे का सही अर्थ, आंख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंख खुलना का अर्थ हो जाएगा, ये ज्ञान होना यहाँ पे हो जाएगा। आंख खुलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान होना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ। तो आप मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो ये हो जाएंगे उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। बताइए यही होगा ऑप्शन सही। हाँ, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। चलिए अगला सवाल देखिए, आंसू पीकर रह जाना। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो यही हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाने का अर्थ क्या हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं कहता है गांव घर में कि कहावत है कि रे भाई तुम किताब का कीड़ा हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। किताबी कीड़ा यानी कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है देखने में, ये आप लोग बताइए, और कौन सा वीडियो लेकर के आए ये आप लोग कमेंट करके अपनी राय शेयर करें। अगला सवाल देखिए, रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ, निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। तो रास्ता देखना, रास्ता जोहना, रास्ता देखना, यानी कि प्रतीक्षा करना हो जाएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, आमरण में कौन सा समास है, यथा, आप, भर, ये सम जिसमें लगा रहे, यथा, यथाशक्ति, यथासंभव, भर पेट, आमरण, ये सब अवयवी भाव समास हो जाते हैं। समास का भी हम ट्रिक पढ़ा दिए हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप लोग अच्छी तरीका से कंठस्थ कर लीजिए और बार बार वीडियो को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती कहने का अर्थ है कि आप से बीती, आप बीती तत्पुरुष समास, आप बीती हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है, अभी तुरंत बताया गया है। बताइए आप लोग यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में जो हो जाएंगे अवयवी भाव समास हो जाएंगे, भरपेट लिखा रहेगा कहीं पे, वहां पे भी अवयवी भाव समास हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, नीलांबर में कौन सा समास है, यानी कि नीला है अंबर, नीलांबर, अंबर कैसा, तो नीला जैसा। ये किस समास के अंतर्गत आते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव। ये हो जाएंगे बिल्कुल 101% राइट आंसर, कर्मधारय समास। अगला सवाल देखिए, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है, तो ये आप लोग जानते हैं, जिसमें संख्यावाचक हो तो उसमें कौन सा समास होता है, ये आप लोग जानते हैं। द्विगु समास, द्विगु यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, द्विगु समास उसका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। जिसमें संख्यावाचक चिन्ह हो, जिसमें संख्या से शुरू हो, चौराहा, आठनी, चौनी, सभी द्विगु समास होंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना है, या चांद है, या आंख है, या इनमें से कोई नहीं है।
कौन सा समास यहाँ पे शुद्ध है, सॉरी कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे? अंगना जो है ये सही है। चांद होता है चा चांद बिंदु दो चांद, आंख हो जाएगा आ चांद बिंदु ख आंख, ऐसे होता है, लेकिन अंगना सही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति। यहाँ पे ज्योतिषना, ज्योतिषना जो लिखा हुआ है ये सही है, शुद्ध है। पुण्य भी गलत लिखा हुआ है, क्षमा भी गलत लिखा हुआ है, और उन्नति होना चाहिए भी गलत लिखा हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन है? मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, यही सही जवाब हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है, यहाँ पे है पे मतलब बिंदा है डाला हुआ, तो ये बी नंबर में जो है लिखा हुआ मुझे बहुत आनंद आता है, इसका राइट आंसर 101% राइट आंसर बी ही होगा। मुझे बहुत आनंद आता है पे बिंदा नहीं रहना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो वैसे ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा साबित हुआ ये आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे हम 43 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे हिंदी का, आप लोग का कितना % सही रहा ये आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत जल्द अगले वीडियो लेकर के आएंगे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।